हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं विकास दुबे। आज अपन लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू के बारे में। ठीक है, आरएमएस वैल्यू का अगर बात किया जाए तो आरएमएस वैल्यू को हम लोग दिखाते कैसे हैं। जैसे अभी तक बातें क्या हुई हैं, तो अभी तक हम फिर से रिकॉल करा देते हैं। अभी तक हम लोग एसी में स्टार्टिंग में देखे थे लैग लीड और फेजर डायग्राम के बारे में देखे थे। फिर उससे पहले और देखे थे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सब के बारे में देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में बात किए थे लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरएमएस के बारे में हमें डिटेल में देखना है और साथ साथ आज प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ। ठीक है, तो जैसे अगर आरएमएस वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है। आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर रिवर्स ऑर्डर में आके बात किया जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालते हैं ये आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में चल के देख लो। जैसे क्या करना होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक वेव फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा वेव फॉर्म दिया हुआ है, मान लेते हैं एक वेव फॉर्म दिया हुआ है आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो करंट है अल्टरनेटिंग है, टाइम वेरिएंट है, इसका मतलब टाइम का फंक्शन होगा। तो आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मान लो ऐसा दिया हुआ है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका आरएमएस हमें निकालना कैसे होगा। ठीक है, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जैसे स्टेप बाय स्टेप, तो क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, तो जो भी स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जैसे बच्चा देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तुमको इसमें इसका स्क्वायर करना होगा। अब किस चीज का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर किस चीज का करना है, तो स्क्वायर करना है हमें इस चीज का, किसका, आई नॉट स्क्वायर सॉरी मतलब आई टी का स्क्वायर करना है। मतलब सबसे पहले स्क्वायर करो किसका, स्क्वायर द वेव फॉर्म, स्क्वायर द वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म का स्क्वायर करना है। ठीक है, सबसे पहला बात। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो स्क्वायर किए हो, फिर उसके बाद उसका क्या करो, उसका मीन निकालो। तो नाउ टेक द मीन ऑफ, मीन का मतलब और क्या होता है बच्चा, एवरेज। नाउ टेक द एवरेज, और इसी को और क्या बोलते हैं, मीन ऑफ आई स्क्वायर टी। तो ये जो आई स्क्वायर टी, अभी स्क्वायर किए वेव फॉर्म का, किस वेव फॉर्म का, इस आई टी का, इसका स्क्वायर किए तो क्या मिलेगा, अभी हमें आई स्क्वायर टी मिलेगा। अब उसका हमें क्या लेना है, मीन लेना है, एवरेज लेना है। तो वही लिखे हुए, टेक द एवरेज या मीन ऑफ आई स्क्वायर टी। और तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा कि इन सब का जो भी अब मिल गया है उसका हमें क्या लेना है, रूट। तो नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ एबव। एबव जो हमें सब कुछ कैलकुलेशन मिला है, मतलब स्क्वायर करने के बाद, मीन लेने के बाद, फिर जो मिला हुआ है उसका हमें क्या कर लेना है, उसका हमें रूट लेना है। जैसे जैसे अगर मान लो ये हमारे पास वेव था, तो इसका हम आरएमएस वैल्यू अगर मान लो यहां पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा, तो देखो बच्चा कई कई बुक में आई आरएमएस को, मतलब आरएमएस जो करंट होगा उसको आई आरएमएस से दिखाते हैं, और कई कई बुक में किससे दिखाते हैं, आई वी से भी दिखाते हैं। बात समझ में आया, आई वी से भी दिखाते हैं और आई आरएमएस से भी दिखाते हैं। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि चाहे इंजीनियरिंग में हो या फिर उससे पहले भी अगर हम कई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आई आरएमएस ही दिखाता है। तो आगे हमें कौन सा कंसीडर करके चलना है, आई आरएमएस ही कंसीडर करके चलना है। अब ये आरएमएस का वैल्यू कितना होगा, तो आरएमएस का वैल्यू तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, करंट का जो वेव फॉर्म है आई टी, उसका स्क्वायर करो। अब आई टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्या करना है, हमें इसका मीन निकालना है। अब जानते हो एवरेज निकालना, तुमको लास्ट टाइम हम बता चुके हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, वेव का समेशन करते हैं। समेशन करने का मतलब क्या होता है, अब जानते हो समेशन के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं। मतलब अगर हमें वेव का समेशन करना है और समेशन करने के बाद उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, मतलब जितनी दूर तक वेव को हम उसको जोड़ रहे हैं, वेव के एरिया को या फिर बोल दो वेव फॉर्म को जोड़ रहे हैं, जैसे 0 से t तक जोड़ रहे हैं, तो टोटल कितनी दूर तक जोड़े, t तक, तो डिवाइडेड बाई t कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एवरेज मिल जाएगा। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t तक डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। ये क्या हो गया, स्क्वायर द वेव फॉर्म का स्क्वायर कर दिए। फिर उसके बाद उस आई स्क्वायर टी, मतलब ये जो आई स्क्वायर टी है इसका हम मीन ले लिए हैं, तो मीन लेने का तरीका कल बता चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अगर अंडर रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या अब ये हमारे पास हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ द वेव फॉर्म। इसका मतलब यहां से आर वर्ड हम उठा लिए रूट, फिर यहां से एम वर्ड मीन, फिर यहां से एस वर्ड,
तो आरएमएस वैल्यू बन चुका है। बात समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप, मान लो कोई भूलता है स्टेप, तो रिवर्स ऑर्डर में चलना है। रिवर्स ऑर्डर में चलने का मतलब कि पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या लेंगे, रूट लेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो चलो आरएमएस निकालना हम लोग सीखते हैं। कैसे? आरएमएस का मतलब क्या होता है, अगर इसका मतलब समझ जाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे अगर इसका मतलब समझना है बच्चा, तो देखो मतलब इसका समझने का बहुत आसान तरीका है कि भैया ये आरएमएस होता क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास एक एसी सर्किट है और एक डीसी सर्किट है। मान लेते हैं इस तरफ हमारे पास एक डीसी सर्किट है। अब डीसी सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चा? कोई भी एक एलिमेंट लो, एलिमेंट जैसे जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एलिमेंट होते हैं आरएलसी, 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सोर्स, अगर मान लो हम डीसी सोर्स लेते हैं तो डीसी सोर्स के साथ अगर एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट हम सिलेक्ट करने वाले हैं? केवल और केवल रजिस्टर। क्या डिफाइन करने के लिए? हम डिफाइन करने वाले हैं आरएमएस को। बात समझ में आया? ठीक है, आरएमएस को समझने वाले हैं। अब मान लो हमारे पास एक डीसी सोर्स है, मान लेते हैं जिसका वोल्टेज VDC है, और ये करंट कितना दे रहा है? IDC करंट दे रहा है। किसको? इस रजिस्टर को। कितनी देर के लिए? मान लेते हैं T टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक एसी सर्किट है, और एसी सर्किट में क्या होगा? ये एसी सोर्स होगा, और इसमें मान लेते हैं हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस R है तो एसी सोर्स का वोल्टेज अगर VAC होगा तो करंट कितना जाएगा? मान लेते हैं IAC करंट जा रहा होगा। अब अगर यहां पे आरएमएस को डिफाइन करना है, आरएमएस को समझना है, तो कैसे समझेंगे? समझना इस तरीके से है, सबसे पहले कुछ बुलेट पॉइंट तुमको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? कि जो आरएमएस होता है वो हमेशा किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जैसे एवरेज के बारे में जब हम बात किए तो एवरेज किस पे काम करता था? चार्ज ट्रांसफर पे बात करता था। ठीक है, मतलब चार्ज ट्रांसफर पे बेस्ड था। वैसे ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन, क्या लिखेंगे? बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, based on heating effect of the waveform। ये किस पे डिपेंड करता है? हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है। अब बच्चा ये हीटिंग इफेक्ट वाला बात क्या है? हीटिंग इफेक्ट का बात ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक डीसी सर्किट है और एक एसी सर्किट है, डीसी में भी सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और एसी सर्किट में भी सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम पीरियड अगर हम ऑपरेट कराते हैं, तो जो भी हीट इसमें जनरेट होगा और जो भी हीट इसमें जनरेट होगा, अब इसमें कितना हीट जनरेट होगा? हीट को मान लेते हैं W से दिखाएंगे, तो अगर इसमें टोटल हीट जनरेट डीसी में एसी के हीट जनरेट के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? कि जिस करंट पे ये ऑपरेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम आरएमएस करंट बोलेंगे। जिस वोल्टेज पे ये ऑपरेट कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? आरएमएस वोल्टेज बोलेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर? चलो फिर से जैसे देखो, अगर हीट इसमें प्रोड्यूस्ड हीट, मतलब बच्चा जानते हो, सिंपल सा बात है। क्या बात है? वोल्टेज लगाएंगे, करंट जाएगा तो ये इस रजिस्टर को क्या करेगा? हीट करेगा। ऐसे इसमें भी अब एसी वोल्टेज लगा दियो, करंट जाएगा और ये भी इस रजिस्टर को क्या करेगा? हीट करेगा। तो दोनों में अगर मान लो इसको भी 5 सेकंड के लिए ऑपरेट किया और इसको भी 5 सेकंड के लिए ऑपरेट करे, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसको 5 सेकंड के लिए, इसको 10 सेकंड, नहीं, सेम टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अगर इसको 5 सेकंड के लिए, इसको 10 सेकंड के लिए, तो टाइम के साथ हीट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बात समझ रहे हो? मतलब टाइम घटेगा तो हीट कम होगा, टाइम ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा होगा, क्योंकि हीट क्या है? एक तरीके का एनर्जी है। बात समझ रहे हो? तो एनर्जी टाइम के साथ कम और ज्यादा होता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसको भी सेम टाइम पीरियड के लिए, तो तीसरा कंडीशन क्या है? कि सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट होना चाहिए। फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट होना चाहिए। किसके साथ? एसी और डीसी दोनों के साथ। तो उस टाइम पे जो भी हीट जनरेट होगा, अगर वो इक्वल होगा, तो जिस पे भी इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आरएमएस करंट, या फिर जिस वोल्टेज पे होगा उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? आरएमएस वोल्टेज बोलेंगे। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो ये जो भी चीजें बताए हैं इसको तुम लिख भी सकते हो, हम एक बार बोल देते हैं तुमको। तो चलो लिखना स्टार्ट करो। पहला पॉइंट तो लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म। तो दूसरा पॉइंट चलो लिख लो। दूसरा पॉइंट लिखो, द करंट एट विच हीट डिसिपेटेड इन एसी सर्किट is equal to the heat dissipated in DC circuit is called as RMS current। अगले लाइन से लिखना, it provided that same value of resistance must be connected to both DC circuit
एंड एसी सर्किट फॉर सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ क्वेश्चन कराएंगे तुमको, ठीक है, क्या क्वेश्चन कराने वाले हैं, जैसे हम एक तुमको क्वेश्चन देते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ I is equals to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो एक करंट का वेव फॉर्म दिया है जिसका हमें क्या पता करना है, जिसका हमें आरएमएस वैल्यू पता करना है। अब आरएमएस वैल्यू कब कब के लिए पता करना है, तो इसमें पहला हमें पता करना है ओवर हाफ साइकिल, और दूसरा पता करना है ओवर फुल साइकिल। ठीक है, हाफ और फुल साइकिल दोनों के लिए पता करना है। बात समझ में आया। तो अगर यहां पे सबसे पहला हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे, तो सबसे पहला हम इसमें इसको डिराइव करने का बात करेंगे, ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल। अब अगर ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल का बात किया जाए तो पहले हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा। अब बच्चा जैसे देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल, ये सब पहले से बता चुके हैं तुमको, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे कि भैया फर्स्ट हाफ साइकिल क्या होगा। तो जैसे देखो, अगर इसका वेव फॉर्म हम बनाएं तो वेव फॉर्म करंट का टाइम के रेस्पेक्ट में बनाएंगे। अब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो इसका वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बनता है, साइनोसॉइडल है तो इस तरीके से बनेगा, जहां पे इसका टाइम पीरियड 0 से t तक होगा और ये हाफ टाइम पीरियड होगा, है ना। ये सब बातें कर चुके हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, जानते हो, इसका वैल्यू यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस आई नॉट होता है। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात करें तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ये निगेटिव हाफ साइकिल। और फर्स्ट हाफ साइकिल का बात करें तो इसका मतलब 0 से t/2 तक जो भी इस वेव फॉर्म का साइकिल है उसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, अब अगर फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करें तो बच्चा देखो, टाइम पीरियड फिर कितना हो जाएगा, क्या टाइम पीरियड हमारे पास t इज इक्वल्स टू t/2 हो जाएगा। अब अगर टाइम पीरियड t/2 तक ही हमें लेना है, मतलब हमें कहां से कहां तक लेना है, 0 टू t/2 तक लेना है। अब अगर 0 से t/2 तक लोगे तो जो IRMS लिखोगे हाफ साइकिल के लिए, वो क्या लिखोगे बच्चा, IRMS इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखने वाले हम क्या जानते हैं, सबसे पहले IT का स्क्वायर जानते हो। फिर से हम स्टेप फिर से फॉलो कर रहे हैं जो भी तुमको बता चुके हैं, फिर से तुमको बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि ये स्टेप्स जो भी हम फॉलो किए, ये स्टेप्स फिर से उस करंट वेव के लिए हम लिखने वाले हैं। बच्चा बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि जो भी वेव फॉर्म हमें दिया हुआ है, कौन सा वेव फॉर्म दिया हुआ है, ये वाला वेव फॉर्म दिया हुआ है, इस वेव फॉर्म का हमें क्या करना है, इस वेव फॉर्म का हमें सबसे पहले स्क्वायर लेना है, तो आई स्क्वायर ऑफ टी। बात समझ में आया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन कहां से कहां तक निकालेंगे बच्चा, अब क्या पूरे टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे, नहीं, कहां तक के लिए निकालेंगे, जहां तक का बोला होगा। कहां तक बोला है हमें बोला है ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल, इसका मतलब t/2 तक ही केवल निकालना है, तो 0 टू t/2। और मीन निकालना है तो सम डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना लिए हुए हैं, t/2 लिए हुए हैं, तो कितना टाइम पीरियड लिखेंगे, t/2। उसके बाद इसका फिर क्या करेंगे, फिर इसका उसके बाद हम लोग अंडर रूट लेंगे। अब अगर इसका हम लोग अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट कहां से कहां तक आएगा, तो अंडर रूट इसका यहां से यहां तक आएगा। और कहां तक लिए थे, तो उसको फिर से हम लिख रहे हैं कि 0 से t/2 तक हम कंसीडर कर रहे हैं, उसको मिटा के यहां से फिर से लिखे हुए। ठीक है, चलो। अब अगर ऐसा होगा तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें सॉल्व करने के लिए इसको पहले इस तरफ करना होगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 2/t हो जाएगा इनटू, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से t/2 तक, किसका, आई स्क्वायर, तो आई का वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे बच्चा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt, ऐसा हो जाएगा। बोलो, अब ये पूरा का पूरा अंडर रूट में है। अब क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो आई नॉट स्क्वायर क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, टाइम के साथ तो बदलता नहीं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, टाइम के साथ बदलेगा। अब जब साइनोसॉइडल फंक्शन में स्क्वायर आता था तो उसको क्या डायरेक्टली हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, नहीं, उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो उसका इंटीग्रेशन फिर हम करते कैसे थे, तो उसका इंटीग्रेशन जो करने का तरीका था वो क्या था हमारे पास, कि जब साइन स्क्वायर दिखे, कॉस स्क्वायर दिखे, ठीक है, टेन स्क्वायर दिखे, तो इन लोगों को थीटा होते हैं तो इनको 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे स्क्वायर वाला जो पार्ट होता है वो हट जाता है। अब अगर इससे स्क्वायर वाला पार्ट हट जाता है तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, एज ऑलरेडी we know that sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta divided by 2।
क्या ये बात हम लोग जानते हैं? ठीक है, अब अगर ये हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखते रहना। आई नॉट स्क्वायर को हम बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या लिखेंगे, देखो आई नॉट स्क्वायर बाहर 2 पहले से था डिवाइडेड बाई टी, और उसके बाद अंदर हम लिखने वाले हैं 0 टू टी बाई 2, क्या लिखेंगे बच्चा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी लिख सकते हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर? अब अगर इतना लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, देखो 2 इस तरफ आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब यहां पे केवल बचेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद अंदर क्या, अंदर वाले को हम तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि 0 टू टी बाई 2 1 डी टी माइनस 0 टू टी बाई 2 टू कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब अगर ऐसा होगा तो हम इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या बच्चा, आई नॉट स्क्वायर बाई टी। उसके बाद अब यहां अंदर देखो, अंदर अगर देखेंगे 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होता है, देखो नीट वालों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, जो भी रिजल्ट आएगा उस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जेईई एडवांस वाले हो तो ये तुमको पूरा आना चाहिए, और ऑलरेडी तुम मैथ में पढ़ते भी हो, क्या पढ़ते हो, मैथ में पूरा इंटीग्रेशन, ये पूरा लिमिट सब लगाना सीखते हो, ठीक है। तो मैथ में ऐसा इंटीग्रेशन तो हम किए हुए भी हैं, बस उसमें आई नॉट ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम किए हुए हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम कर रहे हैं तो वो देख सकते हो, बाकी नीट वाले इसको गायब कर सकते हो, जो भी रिजल्ट आने वाला है उस पर केवल फोकस करना है, ठीक है। रिजल्ट समराइज करके हम तुमको बता भी देंगे अच्छे तरीके से कैसे लिखना है। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t, जैसे 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होता था वैसे यहाँ पे t हो जाएगा। अब अगर t हो जाएगा तो लिमिट क्या होगा यहाँ पे, तो इसका लिमिट जो लिखेंगे हम वो लिमिट देखो, तो लिमिट कहां से कहां तक लिखेंगे, 0 से t बाई 2 तक लिखेंगे माइनस। अब अगर cos 2 ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन देखें तो बच्चा cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो cos का जानते हो प्लस साइन होता है, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, क्या डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा भी हो जाएगा, कहां से कहां तक, क्या ये 0 से t बाई 2 तक हो जाएगा। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है? अब अगर ये 0 से t बाई 2 तक हो जाएगा तो इसको आगे चल के सॉल्व करते हैं। आगे चल के जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चा तुम जानते हो इसका जो वैल्यू आएगा वो लगभग क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम आगे चल के जैसे देखो t बाई 2 जब यहां पे रखेंगे, t बाई 2 रखेंगे ओमेगा की जगह। अच्छा चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करके तुमको दिखाते हैं पहले। तो यहां पे देखो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हमारे पास आया है अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, फिर उसके बाद अंदर बचा हुआ है हमारे पास t बाई 2 माइनस t बाई 2 कहां से आया, t बाई 2 यहां पे साफ साफ देखो, t की जगह क्या लिखेंगे, t बाई 2 माइनस 0, तो क्या बचेगा t बाई 2। अब इसकी जगह फिर t बाई 2 लिखेंगे, और साइन 0 जानते हो 0 होगा, तो 0 वाला पार्ट हम नहीं लिखने वाले हैं, केवल t बाई 2 वाला लिखने वाले हैं। इसकी जगह t बाई 2, t की जगह t बाई 2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल ओमेगा इंटू कैपिटल टी बचेगा, ठीक है। तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी हम लिख के चलो देखते हैं क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा ये साइन ऑफ ओमेगा इंटू कैपिटल टी बचेगा, ठीक है। अब अगर ऐसा बचा हुआ है तो चलो बच्चा बताओ t इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, क्या t इज इक्वल्स टू हम 2 पाई बाई ओमेगा जानते हैं। अब अगर t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा है तो इस चीज को वहां पे पुट करेंगे तो बताओ आई आर एम एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्या आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, उसके बाद अंदर मिलेगा t की जगह, चलो अभी t ही रखते हैं, लेकिन इसमें अगर t की जगह हम लिखेंगे कितना, ओमेगा इंटू t की जगह हम लिखने वाले हैं 2 पाई बाई ओमेगा। अब बताओ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, अब अगर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया तो बच्चा बताओ ये जो साइन 2 पाई का वैल्यू है क्या ये 0 हो जाएगा। अब अगर साइन 2 पाई का वैल्यू 0 हो गया तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया कि भैया आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू केवल t बाई 2 बचेगा, t से t कैंसल, इसका मतलब आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल चुका है, क्या आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, अब आई नॉट का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा तो आई नॉट डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, और क्या रूट 2 बचेगा। इसका मतलब जो आई आर एम एस का वैल्यू होता है वो कितना होता है, अब जानते हैं हम 1 बाई रूट 2,
1/√2 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0.707 और आई नॉट तो इंटू आई नॉट, तो इसका मतलब जो आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आएगा वो क्या आ जाएगा, तो हाफ साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू कुछ इतना आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें ओवर फुल साइकिल के लिए, तो ओवर फुल साइकिल तो चलो दूसरा वाला पहला वाला हो चुका है, अब दूसरा वाला हम निकालने का कोशिश करेंगे ओवर फुल साइकिल। ओवर फुल साइकिल जब कर रहे होंगे बच्चा तो देखो डायरेक्टली करने वाले कुछ चीजें, क्या फुल साइकिल के लिए हमें क्या करना है, 0 से t तक करना है, बात समझ में, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो हमें टाइम कहां से कहां तक कैलकुलेट करना होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होगा, नीचे टाइम पीरियड कहां से कहां तक लिखना होगा, तो हमें t तक केवल लिखना होगा, मतलब 0 to t तक। अब अगर 0 to t तक लिखेंगे तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा है हमारे पास ओवर फुल साइकिल। ओवर फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब हुआ बच्चा जो टाइम पीरियड होगा वो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल T, मतलब 0 से t तक करना है। अब अगर 0 से t तक करना है तो चलो बताओ आई आर एम एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आई आर एम एस हम फिर से लिखने वाले हैं, वापस से देख लो कैसे लिखा जाता है। रूट मीन स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो करंट का वेव फॉर्म दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब आई टी का स्क्वायर, आई स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मीन निकालने का तरीका है भैया इंटीग्रेशन करो 0 से t तक डिवाइडेड बाय जितनी दूर तक करो, मतलब टाइम पीरियड। फिर उसके बाद उसका अंडर रूट, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्या ये पूरा का पूरा रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, बोलो क्या ये पूरा का पूरा रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये पूरा का पूरा रूट मीन स्क्वायर हो चुका है तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें होगा अंदर बचेगा 0 से t तक, क्या तो ये 1/t, t को उस तरफ ले लिए, मतलब t को साइड करके लिख लिए, ठीक है। अंदर क्या लिखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, dt। वापस से इंटीग्रेशन करने का तरीका वही रहेगा हमारा, क्या तरीका रहेगा कि इसमें आई नॉट स्क्वायर बाई टी कॉमन, फिर उसके बाद जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे हम, क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम वापस से लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 dt, यही लिखने वाले हैं वापस से, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, फिर ये 2 बाहर आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 2 बाहर लेंगे, फिर 1 का करेंगे, फिर cos 2 ओमेगा टी का करेंगे। लेकिन अब हम सीख चुके हैं एक चीज, क्या सीख चुके हैं कि अगर अपने टाइम इंटरवल में बात किया जाए तो cos और sin का जो वैल्यू आता है, जैसे चलो देखते हैं यहाँ पे आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या बाहर लेने वाले हैं बच्चा, हम बाहर लेने वाले हैं आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से 2t, फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 0 to t, उसके बाद 1 dt माइनस 0 to t cos ऑफ 2 ओमेगा t dt। अब अगर ऐसा अंदर बच रहा है तो इसमें क्या जानते हो तुम, अब हम एक बार इंटीग्रेशन करके, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ने आए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके हमें ये पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा 0 से t तक या 0 से t/2 तक, उसका वैल्यू क्या आएगा, क्या उसका वैल्यू 0 ही आएगा। अब अगर इसका वैल्यू 0 आएगा तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हमें क्या पता चल चुका है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू हमें पता चल चुका है अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इंटू 1 dt, जब t तक करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा t के बराबर। अब अगर इसका वैल्यू t के बराबर तो t से t कैंसिल, इसका मतलब यहां पे भी जो आई आर एम एस का वैल्यू आया है किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, वो भी कितना आया हुआ है, तो आई नॉट बाहर लेंगे डिवाइडेड बाई √2, मतलब कितना आया है बच्चा 0.707 आई नॉट के बराबर आया है। जहां पे आई नॉट क्या है, यहाँ पे जानते हो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ओवर हाफ साइकिल का अगर बात करोगे या ओवर फुल साइकिल का बात करोगे, दोनों ही के दौरान हमारा जो आरएमएस का वैल्यू आया उस वेव फॉर्म का वो कितना आया, क्या इक्वल है। तो इसका मतलब आई आरएमएस चाहे हाफ साइकिल का हो या फिर आई आरएमएस चाहे फुल साइकिल का हो, दोनों क्या होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं, दोनों ही आई नॉट बाई √2 के इक्वल होते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। साथ साथ अगर हम कुछ चीजें समराइज करें, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख चुके हैं, एवरेज के बारे में। अब अगर एवरेज देखा जाए और
आरएमएस देखा जाए तो हम तुमको किस वेव फॉर्म के बारे में एवरेज और आरएमएस निकालना सिखाए हैं? क्या केवल साइनोसॉइडल? क्योंकि स्टार्टिंग लेक्चर का अगर बात करो तो तुमको केवल यही बताए हम कि तुम्हारे सिलेबस में और कोई वेव फॉर्म नहीं है, किसी भी टाइप का वेव फॉर्म नहीं, केवल कौन सा है? साइनोसॉइडल या कोसाइनोसॉइडल। तो साइनोसॉइडल और कोसाइनोसॉइडल के लिए हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि भैया एवरेज अगर आएगा तो बिना सोचे समझे ये लिख देंगे, आरएमएस अगर आएगा तो बिना सोचे समझे ये लिख देंगे। तो कृपया नीट वाले एक्टिवेट हो जाएं, ठीक है, और एडवांस वाले भी इसको याद कर सकते हैं। क्या याद करना है? तो कुछ समराइज करने वाले हम। समरी क्या आया है यहां से? ये है कि सबसे पहला पॉइंट कि हम किसके बारे में बात करेंगे? ओनली फॉर ये समरी किसके लिए होगा या ये ट्रिक किसके लिए होगा? ओनली फॉर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। अब बच्चा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का मतलब केवल साइन का फंक्शन हो या फिर कॉस का फंक्शन हो, तभी ये वैलिड होगा। क्या वैलिडिटी होगी? ये होगी कि पॉइंट्स कुछ बताने वाले हैं। जैसे अगर एवरेज वैल्यू का बात करें साइनोसॉइडल के लिए तो एवरेज वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? एवरेज वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? और आरएमएस वैल्यू का बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, कब? तो एक बार हम बात करने वाले हैं ओवर हाफ साइकिल, और एक बार बात करने वाले हैं हम ओवर फुल साइकिल। ठीक है, अब बच्चा अगर बात करें यहां पे कि हाफ साइकिल के लिए क्या होगा और फुल साइकिल के लिए क्या होगा, तो देखो यहां पे ध्यान से, एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल के लिए निकालें जैसे अभी आरएमएस हम लोग निकाले है ना, आरएमएस अभी हाफ साइकिल के लिए कितना आया? सेम आया, I0/√2, और फुल साइकिल के लिए भी कितना है? I0/√2। क्या इतना ही आया है? लेकिन अगर एवरेज वैल्यू निकाले हम, एवरेज वैल्यू अगर निकाले थे कल, किसके बारे में निकाले थे? हाफ साइकिल के बारे में निकाले थे। तो हाफ साइकिल का जो भी एवरेज वैल्यू आया था वो कितना आया था? क्या जानते हो? 0.637, मतलब कुल मिला के अगर लिखें तो 2I0/π आया था, इसके बराबर आया था। और फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना आया था? तो क्या फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 आया था? बोलो। तो ये बात हमें क्लियर रखना है। क्या रखना है? कि साइनोसॉइडल वेव ही हमारे एग्जाम में आने वाला है अल्टरनेटिंग से रिलेटेड, और अगर आने वाला है तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला पता करना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? तो केवल ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। बात समझ में आया? अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर करंट का ये है तो करंट का ये है तो वोल्टेज का क्या होगा? बच्चा देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो करंट का जैसा होता है वैसा ही हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज का भी होता है। जैसे अगर हम जनरलाइज करना चाहें, जनरलाइज करके तुमको एक चीज बताना चाह रहे हैं। क्या जनरलाइज करके बताना चाह रहे हैं? बच्चा जनरलाइज करके ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जब भी तुम्हें आरएमएस लिखना है, अब हाफ हो फुल हो कुछ भी हो, तुरंत बता दोगे फटाफट। क्या? आरएमएस इज इक्वल्स टू भैया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय, ये मैक्सिमम ही तो है, I0 क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ऐसे अगर वोल्टेज का पूछेगा तो वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या? तो साइनोसॉइडल के लिए डिवाइडेड बाय √2। तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम यहां तुम्हारे सामने प्रकट कर चुके हैं। तो इस जनरलाइज्ड फॉर्मूले को तुम याद रख सकते हो। फिर दूसरी बात, अगर केवल साइनोसॉइडल के लिए बात किया जाए तो फुल साइकिल के लिए तो हमेशा क्या होगा? एवरेज 0। तरीका बताए थे कि सिमेट्रिकल वेव्स होती हैं, जैसे साइनोसॉइडल और कोसाइनोसॉइडल के लिए बात कर रहे हैं तो ये तो जनरली क्या होती हैं? सिमेट्रिकल वेव्स होती हैं। तो सिमेट्रिकल के लिए तो बिना सोचे समझे फुल साइकिल का भैया ऊपर का एरिया नीचे के एरिया के बराबर, एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर हाफ साइकिल का बात करें तो हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज होगा, इसीलिए इसको हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमको मान लो याद करना है कि एवरेज वैल्यू भी बता दीजिए तो केवल हाफ साइकिल के लिए। बात समझ में आया? हाफ साइकिल के लिए एवरेज का वैल्यू 2 टाइम्स, अब वोल्टेज का या करंट का जिसका भी निकालना होगा उसका मैक्सिमा, तो 2 इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू हो जाएगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तुरंत दीवार पे लिख लो। बात समझ में आया? मतलब अपने दिमाग में भी लिख लो। ठीक है, अब जैसे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या? बस यही एवरेज और आरएमएस निकालना सीखना है हमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लाए हुए तुम्हारे लिए, तो चलो अगला क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन पहले आप लोग नोट डाउन करो, लिखो द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड एज 220 वोल्ट डैश 50 हर्ट्ज। इस तरीके से दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मेन्स का जो मार्किंग है, ठीक है, जैसे रेटिंग बोलते हैं तो वो रेटिंग दिया हुआ है। देन राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है। अब अगर बच्चा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन हम लिखें तो देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन जब तुमको मिले ना तो सबसे पहले तुमको सोचना सीखना है। क्या सोचना सीखना है कि भैया ये जो डेटा दिया हुआ है ये डेटा किसके बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है हमें, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान दे के सुन लो, ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में जब तक ये नहीं बताया, वो भी स्पेशली अल्टरनेटिंग वाले केस में, अगर ये नहीं बताया है कि ये कौन सा वोल्टेज है या कौन सा करंट है, ठीक है, अगर नहीं बताया है तो हमें क्या कंसीडर करना है, आरएमएस कंसीडर करना है। और अगर बता दिया है तो भैया जो बता दिया है वही कंसीडर करो। बात समझ में आया? जैसे यहां पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये 220 वोल्ट आरएमएस है या फिर एवरेज है या फिर मैक्सिमम है, नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये पक्का और पक्का क्या होने वाला है, बताओ जल्दी से बताओ, ये क्या होने वाला है, क्या ये केवल और केवल आरएमएस वैल्यू ही होगा, किसका, वोल्टेज का। इसका मतलब एक अगला बुलेट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अगर ऐसे ही अपने लैंग्वेज में लिखो अगर किसी भी क्वेश्चन में वोल्टेज या करंट के बारे में नहीं बताता है कि ये आरएमएस होगा या एवरेज होगा या पीक होगा, तो हमें इसको आरएमएस ही मान के चलना है। और अगर दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको माने रखना है। जैसे मान लो अगर बोलता, इसी क्वेश्चन में मान लो बोलता कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मेंस है जिसका एवरेज वैल्यू 220 वोल्ट है, तो भैया 220 वोल्टेज फिर एवरेज जब बोल ही रहा है तो अपने मन से आरएमएस थोड़ी मानोगे, है ना। या फिर बोल रहा है कि हमारे पास 141 वोल्ट का एक पीक वैल्यू है, तो अगर वो पीक वैल्यू बोल रहा है तो पीक वैल्यू ही तुम्हें मानना होगा ना। बात समझ में आया? अपने मन से आरएमएस मान नहीं लोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, बोला है कि हमारे पास एक वोल्टेज भैया 220 वोल्ट का है, तो इसका मतलब हमें उसको क्या मान लेना है, क्या केवल और केवल आरएमएस ही वोल्टेज मानना है। बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर ये केवल आरएमएस वोल्टेज है तो चलो इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता करना है बच्चा, हमें एक्सप्रेशन पता करना है, एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज का जो इक्वेशन होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन होगा, वो हम तुमको निकालना सिखा दिए। कैसे जानते हो बच्चा, वोल्टेज का जो भी इक्वेशन होगा या करंट का जो भी इक्वेशन होगा उसका फॉर्मेट, लिखने का तरीका क्या होता है। तो अभी तक तो हम लोग करंट से पढ़ रहे थे, लेकिन अगर वोल्टेज का आया हुआ है तो V से लिखेंगे, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात करेगा तो E से लिखेंगे। तो E ऑफ T इज इक्वल्स टू हमें बताना है। होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो हमें पता है कि E नॉट साइन या कॉस ऑफ ओमेगा टी होता है, E नॉट साइन ऑफ या कॉस ऑफ ओमेगा टी ही होता है, इतना तो हम जानते ही हैं। लेकिन इसमें हमें देखना है कि साइन होगा कि कॉस होगा, क्या होगा, तो वो हम बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वो चूज करना, और उसके लिए भी एक क्वेश्चन तुमको बताए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन जाके देख सकते हो कि भैया साइन अगर आ गया है हमारा आंसर और मैच नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कॉस में तुरंत कन्वर्ट कर लेना चाहिए। कॉस में अगर हम निकाले हैं और आंसर नहीं मैच कर रहा है तो क्या कर लेना चाहिए, तुरंत जाके उसको साइन में कन्वर्ट करके आंसर मैच करा देना चाहिए। जैसे इसमें देखें किस किस क्वांटिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ई नॉट के बारे में हमें पता होना चाहिए, ओमेगा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमें बेसिकली इस गिवन डेटा से क्या पता करना है, इस गिवन डेटा से ई नॉट पता करना है, और क्या पता करना है, और हमें पता करना है ओमेगा पता करना है। बच्चा ई नॉट कैसे पता करेंगे, अब जानते हो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और जो आरएमएस वैल्यू होता है, पता क्या है हमें पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन है वो क्या है बच्चा, वो है कि भैया ई आरएमएस का वैल्यू दिया हुआ है। ई आरएमएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। अब अगर ई आरएमएस का वैल्यू 220 वोल्ट दिया हुआ है तो क्या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला हम जानते हैं कि भैया आरएमएस, किसका आरएमएस, वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज का आरएमएस इज इक्वल्स टू क्या होता है,
उसका पीक, किसका, वोल्टेज का पीक डिवाइडेड बाय क्या होता है, √2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को। अब इसमें बोलोगे सर साइनोसॉइडल कैसे हुआ है, दूसरा वेव होगा। नहीं बच्चा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मेंस जो होते हैं उनमें कौन सा वेव फॉर्म आता है, कौन सा सप्लाई आता है, तो हम जानते हैं साइनोसॉइडल आता है। इसलिए हम साइनोसॉइडल क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से अपने आप कंसीडर कर चुके हैं। इसका मतलब अगर इसमें हमें ई नॉट का वैल्यू पता करना है तो देखो ई नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो चलो ई नॉट का वैल्यू पता करते हैं। अब यहां से ई नॉट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर एम एस। अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि उसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ठीक है। तो सब फॉर्मूले याद नहीं करने, इतना तो मैथ आना चाहिए। और ई आर एम एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 इंटू कितना हो गया, √2 वोल्ट। तो हमारे पास ई नॉट का वैल्यू आ चुका है। अब अगर ई नॉट का वैल्यू आ चुका है तो ओमेगा का वैल्यू पता कर लो। अब अगर ओमेगा का वैल्यू पता करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो बच्चा देखो ओमेगा का वैल्यू अब जानते हो। इसमें और क्या दिया हुआ है, क्या गिवन में और एक चीज दिया हुआ है, क्या, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। अब जानते हैं हम यूनिट से पकड़ लेते हैं कौन सा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे हर्ट्ज लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब अगर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू हम जानते हैं 2πf। 2πf मतलब 2πf का वैल्यू कितना हुआ है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई आ चुका है। तो चलो बताओ, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे ई ऑफ टी का, वो क्या लिखोगे, वो लिखेते हैं हम ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्ट, इतना लिखेंगे, है ना। अब अगर इसमें ई नॉट का वैल्यू पुट करें तो ई नॉट का वैल्यू कितना आया है, 220 √2। साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना आया है, 100 पाई टी वोल्ट। कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है। अब मान लो ये जो सॉल्यूशन तुम निकाले हो, इसका मान लो सॉल्यूशन तुमको किसी भी ऑप्शंस में नहीं मैच हो रहा है, तो क्या करोगे, एग्जाम छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल आगे बताए हुए स्टेप्स को भी हम फॉलो करेंगे। जैसे अगर इसमें मान लो सारे ऑप्शंस कॉस में दिए गए हैं, तो अगर कॉस में दिए हुए हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बच्चा, देखो ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू 220 √2। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, जानते हो, ऐसा कुछ कन्वर्जन करो कि वापस से वही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो साइन थीटा को और क्या लिख सकते हो, बात समझ रहे हो, साइन थीटा को कॉस के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो, जिससे पॉजिटिव का पॉजिटिव भी बना रहा है और नेगेटिव भी, जो भी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन को कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, बात समझ रहे हो, या फिर कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। तो अगर हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 100 पाई टी माइनस 90 तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। बात समझ में आया। जैसे देखो बच्चा इसमें क्या किए हुए, इसको अगर हम चलो सॉल्व भी कर देते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 100 पाई टी। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या साइन थीटा होता है। इसका मतलब इससे डायरेक्टली हमें क्लियरली ये मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज अगर करेंगे तो ऐसा तो ऑप्शन हमें नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन कैसे मिलेगा, तो बच्चा ऑप्शन मिलेगा 220 √2 कॉस ऑफ, अब बताओ यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री बचेगा, बोलो। अब अगर ऐसा बचेगा तो कॉस ऑफ टोटल माइनस है, टोटल एंगल माइनस है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस नेगेटिव क्या हो जाता है, क्या पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, क्या 220 √2 कॉस ऑफ ओमेगा टी मतलब 100 पाई टी माइनस 90 डिग्री। पहले हम डायरेक्टली लिख दिए थे, लेकिन अब सॉल्यूशन निकाल के लिखे हुए, क्योंकि हमेशा जो वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हमेशा ओमेगा इंटू टी लिखा रहता है, फिर फेज डिफरेंस लिखा होता है। बात समझ में आया। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस माइनस ओमेगा टी। तो ऐसा तो ऑप्शन दिखेगा भी नहीं, और अगर दिखेगा गलती कर सकते हो, कैसे, उसमें माइनस कॉमन ना लेके। बात समझ में आया, इसलिए हम तुमको ये सॉल्यूशन कंप्लीट बता चुके हैं। ऐसे ही चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ आई इज इक्वल्स टू 3 √2 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस
π/4 इतना दिया हुआ है, ठीक है। I इज इक्वल्स टू 3√2 साइन ऑफ 100 πt प्लस π/4। देन फाइंड, तो लिखो देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। अब हम वापस से रिवर्स प्रोसेस में आ चुके हैं, क्या कि अगर मान लो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इससे निकालना है, मतलब एक एक्सप्रेशन अब दिया हुआ, पहले क्या था, पहले RMS वैल्यू दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दिया था तो एक्सप्रेशन निकाले थे। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ और इससे हमें RMS वैल्यू और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अब अगर RMS वैल्यू और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो तो यहां पे देन फाइंड RMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, ठीक है। अब अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो बच्चा बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो करंट का जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिखते हैं एम्पियर में, बोलो क्या ऐसा लिखते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं हम तो यहां पे हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता करना है RMS वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पता करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो पहले अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, मतलब साइकिल पर सेकंड। लेकिन हमें कौन सा पता करना है, F पता करना है, मान लो हर्ट्ज वाला पता करना है। तो F इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम, तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पता है। ओमेगा का वैल्यू कैसे पता है, कंपेयर करो तो यहाँ पे ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे क्या है 100 πt। इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 पाई दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 2πf। और यहां से अगर f का वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो f इज इक्वल्स टू 100 पाई डिवाइडेड बाई 2π। यहां से पाई से पाई कैंसल, f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमें 200/2 कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। और इसका दूसरा यूनिट तो वापस से रिकॉल करवा रहे हैं, इसका दूसरा यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड। तो कभी हर्ट्ज भी दे सकता है और कभी साइकिल पर सेकंड दे के भी बात कर सकता है। दूसरा चीज हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, दूसरा चीज इसमें कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू। अब अगर करंट के RMS वैल्यू के बारे में बात करें तो जानते हो RMS निकालने के लिए, अब बताओ ये साइनोसॉइडल है, कोसाइनोसॉइडल है या कुछ और है, तो हम जानते हैं ये साइनोसॉइडल फंक्शन है। अब अगर ये साइनोसॉइडल फंक्शन है तो चलो यहाँ पे बता दो हमें RMS वैल्यू कितना आ जाएगा। तो हम जानते हैं इसका जो RMS वैल्यू होगा वो मैक्सिमम, मतलब I0/√2 होगा। अब अगर ये मैक्सिमम बाई√2 है तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो मैक्सिमम हमें दिया हुआ है 3√2। देख रहे हैं ना, कंपेयर करके हम देख सकते हैं, क्या कंपेयर करना है हमें, I0 जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कितना आया है 3√2, ठीक है। 3√2 डिवाइडेड बाई √2 फॉर्मूले में होता है, तो √2 से √2 कैंसल, इसका मतलब जो RMS करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 एम्पियर। क्या यहां तक बात क्लियर, ठीक है।